हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू है, जो कि एनसीईआरटी की जो किताब है उन पे आधारित है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी है, और ये बेस्ड है एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक, स्पेशली क्लास 11th एंड 12th के किताबों से। ठीक है, अब बाकी इस 9th 10th की क्या पढ़ाना, सब वही होता है आगे पीछे ने। 11th 12th में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, तो उन्हीं से मैंने एमसीक्यू लिया है। ये हमारी पहली सीरीज होगी पॉलिटी की। ऐसी हम हिस्ट्री की भी स्टार्ट करेंगे, एज सेम दैट इज़ जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, चीज़ इन सभी के हम एक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्वेश्चनों को पहले देखेंगे, उसके बाद आप किताबें पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, वो चीज़ें मेमोराइज़ होने में आसानी होती है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पहला प्रश्न है ये 11th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें क्या है, इनमें कौन सा, इनमें से होगा ना, इनमें से, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग में। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। देखो प्रश्नों को पढ़िए, कौन सा नहीं है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य नहीं है। तो इसमें देखिए, यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, अधिकार की गारंटी देता है, अधिकारों की होना चाहिए था। यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 है इसमें, जिससे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है, मूल अधिकारों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की विभिन्न शाखा की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ये हम देखते हैं डीएसपीएस में लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका क्या विभाजन होना चाहिए, मतलब उसमें कार्य क्षेत्र का विभाजन है, ये भी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। देखिए, यह संविधान का कार्य नहीं है, यह नागरिकों का कार्य है। ये किसका कार्य है? हम लोगों का कार्य है। संविधान कैसे सुनिश्चित करेगा कि सरकार चलाने वाले लोग अच्छे रहे? क्योंकि सिर्फ उन्होंने उनकी चुनने की प्रक्रिया बताई है, लेकिन चुनाव किसको करना है? हम लोगों को। तो ये कार्य करते किसका है? आम नागरिकों का है, जो कि भारत के वोटर है, कि यह सुनिश्चित करे कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ना कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के अपराधी तत्व सत्ता में आए। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना नागरिकों का है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भुगतेंगे। चलिए, ये C1 इसका आंसर होगा। कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, बिल्कुल ये संविधान का कार्य है जो साझे मूल्य दिखाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना पढ़ने में, पर है, ये 11th क्लास का है ये भी, कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। अब हमें कैसे बताना है कि संविधान जो है संसद से ऊपर है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? देखिए कैसे बताएंगे हम, क्योंकि सभी देखते हैं कि, चलिए देखते 1 by 1 स्टेटमेंट। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संसद जब अस्तित्व में आया तो संविधान सभा द्वारा पहले ही संविधान, संसद आया आपका 1952 में, है ना। पहली बार हमारी जो चुनाव हुआ है लोकसभा, उसमें 1952 में संसद का गठन हुआ। ठीक है, तो क्या उससे पहले संविधान बना था, तो क्या वो उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा है? तो ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सही नहीं है ये भी। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे।
ये अच्छा नहीं, संविधान ही यह बताता है, देखिए संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये सही है। देखिए भाग 5 में, जिसमें कि आपका प्रेसिडेंट है और यूनियन की जो पार्लियामेंट है उस सबका उल्लेख है संविधान के, और किस किस अनुच्छेद में देखिए कि लोकसभा राज्यसभा का गठन कैसा होगा, उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यह सब कौन बताता है? संविधान बताता है। संविधान ही बताता है कि लोकसभा का गठन कैसे होगा, लोकसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, इसके चेयरमैन कौन होंगे जिन्हें अध्यक्ष बोलते हैं, इसका स्पीकर, इसके चेयरमैन कौन होंगे और उनका चुनाव कैसे होगा, ये सारा तय संविधान में लिखा गया है। तो उसी के आधार पे इनका चयन होता है। तो इसलिए संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। ये सांसद नहीं है, संसद होगा, ठीक है। संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती, कर सकती है संसद संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद 368 में है ना संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? देखिए मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 में है, भाग 3 में है ना, संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके, है ना, आगे 35-36 तक, या बहुत से तो इम्पोर्टेंट 32 तक है, लेकिन आप फिर भी आगे तक भी। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, समस्त अधिकार तो हो नहीं सकते क्योंकि कुछ तो इनमें दायरा होता है। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, देखिए कानून नहीं, कानून तो देखो आज बनाया, कोई भी कानून हो सकता है ना, कानून तो देखो विधायिका भी बनाती है, कार्यपालिका भी बनाती है, ठीक है। आप देखते हो, अगर आप जितने भी पॉलिटी के छात्र होंगे, एक बोलते हैं डेलीगेटिव लेजिस्लेशन बोलते हैं नहीं, और अधिकारी भी कानून बनाते, तो उनका जो ताकतें होती है ना वो लगभग इक्वली होती है ना। हर नियम संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ कानून क्या होते हैं जिन्हें अधिकारी लोग बनाते हैं, कुछ कानून अलग अलग विभागों के स्तर पर बनाए जाते हैं। तो कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, थोड़ा है ना, संविधान देता है हमें ये अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। देखिए यही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है मूल अधिकारों के संबंध, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त हुए अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा, बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। कुछ आधारों पे इन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। देखिए आर्टिकल 19 में भी कुछ आधारों पे इधर उधर आवागमन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में जाने पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और जैसे किसी पेशेंट जिसी को एड्स हो रखा हुआ है तो उनके वेश्यावृत्ति करने पे, ताकि वो इधर उधर ना जाए, ताकि रोग ना फैले, उस पर भी कानून प्रतिबंध लगा, संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जब आर्टिकल 352 के तहत बाह्य आक्रमण होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये स्वतंत्र भी नहीं है, इन पर किसी किसी कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर सी, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, कभी आपने नोटिस किया? ये अल्पसंख्यकों के लिए है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है ना, ताकि वो अपनी संस्कृति को बचा सकें और अपनी जो क्या बोलते हैं प्रथाओं का आगे की पीढ़ियों में संचरण कर सकें। नहीं तो इससे जुड़े जितने भी स्टेटमेंट हैं हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए इस संस्थाओं में जैसे आपको पता होगा अल्पसंख्यकों के बहुत सारे कॉलेज हैं ना,
आपको काफ़ी टाइम न्यूज़ में बना रहता है, जामिया इस्लामिया सुना होगा आपने, तो अल्पसंख्यक वर्ग का एक संस्थान है हायर स्टडी के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वहाँ सिर्फ वही अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बाकी सब बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, उनके लिए निश्चित मात्रा में कुछ कोटा हो सकता है, लेकिन वहाँ बाकी धर्म के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराए जाए। देखिए, सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग के बच्चे हो, तो किसी सबको लिए समान शिक्षा है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। तो हमारे देश में किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। सभी धर्मों को समान भाव से रखा जाता है और सभी को सम्मान दिया जाता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर वर्जना है। अगला स्टेटमेंट देखिए, तीसरा, भाषाओं और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक भी अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते और धार्मिक अल्पसंख्यक तो खोल ही सकते हैं। मदरसा खुला हुआ है उनके, है ना, इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है मदरसा। और ईसाई मिशनरियों के भी खुले हुए स्कूल, लेकिन ईसाई मिशनरी क्या एक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट के रूप में नहीं चलाती अपने संस्था को। वहाँ कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि क्रिश्चियन ही बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ सब पढ़ सकते हैं। उनके बड़े बड़े कॉलेजेस, सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली में, और बतेरे शहरों में तो स्कूल है, बतेरे हैं मिशनरियों के, ठीक है। उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। हाँ, उनकी ये कर सकते हैं, मैंने कहा ना अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में कि वहाँ मुस्लिमों को कुछ आरक्षण दिया जाता है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आरक्षण दिया जाता है, तो वहाँ उनके लिए आरक्षण दिया जाए। तो इसका आंसर होगा सी। चलो चौथा भी देख लेते हैं। भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो चाहे जहाँ पढ़े, कोई भाषाई अल्पसंख्यक है चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनके घर वाले जहाँ चाहे वहाँ पढ़ाए, है ना। ये इस तरीके की किसी भी प्रकार की बाध्यता किसी के लिए नहीं है भारत में। चलिए आगे बढ़े। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? अच्छा प्रश्न है, कई बार आया भी हुआ है, ग्रुप सी की परीक्षाओं में आया हुआ है यहाँ, है ना। ये 2003 के उसमें भी आ रखा है, किसमें, यूपीएससी प्री में, ठीक है। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? निर्वाचन अधिकारी, संसद होगा भाई ये, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव का जितना भी काम होता है, अधीक्षण, चुनाव की घोषणा करना, अधीक्षण करना, मतलब चुनाव का कंडक्ट कराना और पार्टियों को मान्यता देना, ये सब किसका काम है? चुनाव आयोग का, ठीक है। चुनाव आयोग जो है ये एक स्वतंत्र संस्था है। अब कितनी स्वतंत्र है वो तो चर्चा का विषय है, लेकिन हमें तो सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से चुनाव आयोग एक है स्वतंत्र संस्था है। और ये भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान में इसे आर्टिकल 300, इसको आर्टिकल क्या पता है आपको? ओ भाई, पहले चुनाव आयोग कौन से भाग में है? चुनाव आयोग जो है भारतीय संविधान के भाग कितने में है? 15 में शायद, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, 15वें भाग में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं पता है? अनुच्छेद 324 से 324 से शायद 324 से 329 या 327 ऐसी है, ठीक है। चुनाव आयोग के काम क्या क्या है?
चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण, चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण और निर्देशन, मतलब सब यही करता है, निर्देशन और नियंत्रण, सब किसका काम है? चुनाव आयोग का। मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, ये इसका काम है। आजकल देख रहे हो ना SIR रिपोर्ट, SIR चल रहा है, तो वही है SIR कि मतदाताओं की आइडेंटिफिकेशन हो रही है दोबारा से, ठीक है, वो SIR। लोकसभा और ये कौन कौन से चुनाव कराता है, इसको भी याद रखना भाई। जो चुनाव आयोग होता है कौन कौन से चुनाव कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, इन सब के चुनाव कराते हैं। कौन कौन ये पता, ये नहीं कराता, किसके चुनाव नहीं कराता? पंचायती, है ना, और नगर निगम, इनके चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। इस बात को याद रखना है, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 243 के जब हुआ ना, संवैधानिक संशोधन हुआ 73वां 74वां, तो उसके तहत इसका निर्माण किया कि लोकल बॉडी के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग एक संस्था होगी जो कि पंचायती राज और ये नगर म्यूनसिपालिटी के चुनाव कराएगी, और इनके मतदाता सूची भी यही तैयार कराएगी। कौन? राज्य चुनाव। इसीलिए कभी हम पाते हैं कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं उसमें अलग मतदाता सूची होती है और केंद्रीय चुनाव में अलग मतदाता सूची होती है, ठीक है। चलिए आगे चले। एक प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में, ठीक है, जो कि सबसे पहले लाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने पहले बोल दिया, पहले स्टेटमेंट ये हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला अधिनियम था। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। इस अधिनियम ने कोलकाता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। देखिए ये गलत है, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन किया था किसे? कोलकाता के अधीन किया था किसे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को, ठीक है। तो कोलकाता को सुपर पावर मिली थी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फिर भी आप जो प्रश्न आ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड आप किताबों को ज़रूर दोबारा देखें ताकि आपको स्टेटमेंट याद हो जाए कि किस एक्ट के तहत क्या हुआ था, ठीक है। ये क्या, ये भारतीय संविधान जब बना तो उसके पूर्ववर्ती कानून है जिन्होंने कि एक धीरे धीरे एक संविधान का रूप लिया है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, जो ये आज के सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा है, जो अंग्रेजों के टाइम पे बना था, कि स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। कोलकाता स्थित, हाँ बिल्कुल सही, कोलकाता में बना था उस समय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन की गई। बिल्कुल सही है, ठीक है। इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इसको रखना, कई बार आता है कि जो न्यायालय बनाया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके जो प्रमुख न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। तो बोथ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो दिस वन इज़ राइट आंसर, डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये ज़रूर देखना है कि हमें पूछा क्या गया। तो इसमें क्या पूछा है? असत्य कथन, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट A1 इज़ 1833 के अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भाई, 1833 के अधिनियम को क्या रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं? मेरे को तो लग रहा है इसे चार्टर एक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? चार्टर एक्ट, याद रखना भाई। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, ठीक है।
सेकंड वन इज़ 1833 के अधिनियम ने दास प्रथा का उन्मूलन का निर्देश दिया। बिल्कुल सही है यार, ये तो स्टेटमेंट सही है। दास प्रथा का उन्मूलन भारत में कब हुआ, सोचो जरा। राजा राम मोहन इसके क्या थे, पुरोधा थे भारत में। राजा राम मोहन राय इसके पुरोधा थे दास प्रथा उन्मूलन के, और उन्हीं के नेतृत्व में एक अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, जो कि लागू कब हुआ, 1 अगस्त 1834। इस बात को और याद रखना। एक्ट कब बना, एक्ट तो इस टाइम बना। ये भी सही, ये भी, ये वाला इसका जो आंसर है ना ये होगा, ठीक है। इसका तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इस अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी के अधिकार को समाप्त किया। बिल्कुल समाप्त किया भाई। ये भी सही स्टेटमेंट है। इस अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को 1833 में, मतलब बाकी व्यापार को तो 1813 में ही समाप्त कर दिया था। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय पे व्यापार पर कंपनी का भी एकाधिकार बना था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने वो भी समाप्त कर दिया। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ए मेरे हिसाब से। आप देख लेना, क्योंकि इसे चार्टर एक्ट कहते थे। 1833 में क्या था, चार्टर एक्ट था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट तो नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। देखिए, ये तो उत्तराखंड के समूह में भी आ रखा है और पीसीएस के पेपर में भी आ रखा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, विधान परिषद को कब बनाया इन्होंने, 1861 में, ठीक है, 1861 में बनाया। अब बजट पर चर्चा करने की छूट कब मिली, 1891 में। बजट पर केवल चर्चा की छूट 1891 में। उसके बाद 1909 में जाके, 1902 या 1909 में जाके ही इन्हें उस पर थोड़ा बहुत वोटिंग के राइट भी मिले थे, ठीक है, लेकिन चर्चा मिली थी 1891। तो राइट आंसर इज बी। 1909 का अधिनियम संबंधित था। ये तो सीधा सीधा यार, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। इसी को क्या बोलते हैं, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। पता नहीं कौन से रिफॉर्म्स, किसने इसको रिफॉर्म्स कहा, रिफॉर्म्स था। इन्होंने क्या, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। किसके लिए, मुसलमानों के लिए। सबसे पहले कि मुसलमानों का प्रतिनिधि मुस्लिम जनता द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है। जहाँ तक विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी, विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की। उसके बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की, वित्तीय विकेंद्रीकरण की मेयो ने की। जब उसने, उसके बाद स्थानीय शासन के लिए लॉर्ड, क्या नाम था उनका, मेरे दिमाग से उड़ गया यार। क्या रहा होगा, बताओ जरा यार कोई। लॉर्ड रिपन, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लॉर्ड रिपन। गूगल कर लिया होगा तुमने पक्का। लॉर्ड रिपन ने की, ठीक है। तो यहाँ से भी, जहाँ तक द्वैध शासन कब हुआ, 1919 से, जबकि कुछ अधिकारों को आरक्षित कर दिया गया। किसके लिए, गवर्नर के लिए, और कुछ विधायिका के पास थी। अब विधान परिषद तो मैं पहले बता चुका हूँ कब बना, ठीक है।
चलिए इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत। अभी मैंने कहा द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। मुसलमानों के लिए होगा यार, मुसलमान नहीं, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए हो सकता था। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, 1909 में हुई। इन्होंने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड, मतलब इन्होंने भी आगे बढ़ाया, पर शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ से। केंद्र द्वारा राज्यों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण, हाँ कुछ अधिकार मिले केंद्रीय सूची के और राज्य सूची के, है ना। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी इज राइट। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने 3 सूचियाँ बनाई क्या, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, अवशिष्ट सूची। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो इसका आंसर होगा इस सी। आगे बढ़े। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? किसे दी गई थी भाई? संघ में अवशिष्ट, ठीक है, संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल। इनका माई बाप कौन था उसमें? गवर्नर जनरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये प्रश्न इंग्लिश में टाइप कर दिया तुमने। टाइप तो किया गया, आगे पीछे भी हो रखा है। तो मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड होगा, स्पेस रखा है ना यहाँ, करेक्ट कोड। आइटम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइटम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या है। और कंट्री फ्रॉम द विच वॉज डिराइव्ड, मतलब कहाँ से लिए गए हैं। चलिए उसे रहने दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है जो क्या, आप ध्यान देना है, पहला है DPSP। DPSP को क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये किससे लिए है? हाँ भाइयों, किससे लिए है भाई? सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो, मैं ही बता रहा हूँ। आयरलैंड से लिए है। किससे लिए? आयरलैंड से, ठीक है, ये लिए आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिए? स्पेन से लिए। कई बार पूछता है कि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आई थी नीति निर्देशक सिद्धांत, तो स्पेन से आए थे, ठीक है। नंबर 2 इज़ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार बोलते जिन्हें। मूल अधिकार तो पता है, राइट्स ऑफ बिल है। अरे यार मूल अधिकारी नहीं, मूल अधिकार। रबड़ का यूज़ करना ही पड़ गया भाई, करना तो नहीं चाहता था पर हो गया, क्या आलस आता मेरे को यार। मूल अधिकार कहाँ से लिए? USA से, अपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके राइट्स ऑफ बिल से, ठीक है जी। करेक्ट ये है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची वाला कंसेप्ट है कहाँ से लिया भाई? हैं अपने, हमने कहाँ से लिया? अपने रिकी पॉन्टिंग से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से ही हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने ज्वाइंट सिटिंग का भी लिया है, ठीक है। नंबर 4 इज यूनियन एज इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें ग्रेटर पावर, संघ के पास क्या है? ताकत ज़्यादा है। सशक्त संघ, सशक्त संघ कहाँ से लिया हमने?
कनाडा, यहाँ राज्य अलग नहीं हो सकते भाई, ठीक है। राज्यों को इतनी पावर नहीं है कि जो संघ से अलग हो जाए। तो ये याद रखना है, कई बार पूछ देता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। आगे बढ़े। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं के संबंध में, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए शुरू करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है। क्या आपने देखा कहीं पे पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को संविधान ने परिभाषित किया हो? नहीं कहा है, बस लिखा है, बस धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे को गड़बड़ झाला लग रहा है। संविधान ने कहीं परिभाषित नहीं किया है, सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिया। हाँ, किसी की अपनी आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, उसने अपने हिसाब से कुछ लिखा, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है। नंबर 2, इसका प्रयोग धर्म के आधार पर भेदभाव के अभाव और सभी धर्म के प्रति समान सम्मान के अर्थ में किया गया है। बिल्कुल सही, हम सभी का सम्मान करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत देश के अंदर सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का आचरण किया जाएगा। तो आंसर इज़, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर इज़ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला अच्छा भाई, ये प्रियम्बल के आधार पे है प्रस्तावना। इसमें पता है आपको क्या बताना है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एज दे आर मेंशन इन द प्रियम्बल एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें इनका क्रम डिसाइड करना है, ठीक है। प्रियम्बल में देखिए, इंग्लिश में अगर सोशलिस्ट होता है समाजवादी, मैं लिख दूँ हिंदी में, ये हो गया समाजवादी। वैसे तो सभी समझते हैं, सभी आजकल सभी दोनों भाषाओं का ज्ञान सभी लोगों को है, फिर भी डेमोक्रेटिक, गणराज्य, गणतांत्रिक, सोवरेन, स्वतंत्र है ना, सोवरेन कंट्री है ना इंडिया। और सेकुलर क्या है? ये अखंड। सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, है ना। आप समझ जाओ धर्मनिरपेक्ष। तो हमें इसका देखना है कि प्रियम्बल में किस क्रम में आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रियम्बल में। प्रियम्बल क्या हमारा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। प्रभुत्व संपन्न मीन्स यही होता है सोवरेन, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है हमारा प्रियम्बल, है ना। तो इसमें क्या, वी द जो पीपल ऑफ इंडिया है, तो हम इसका क्रम डिसाइड करते हैं। क्यों? देखिए इसका क्रम मैं बताता हूँ आपको। हम भारत के लोग, हिंदी में रहोगे तो थोड़ा सा याद करने में आसान कठिनाई होगी, तो मैं इसका एक मैंने ट्रिक निकाला है। जो सबसे, जिसके लेटर जो है ना लास्ट वाले, मतलब ABCD अल्फ़ाबेटिकल में लास्ट वाला है, तो सबसे लास्ट किसका लेटर है? सोवरेन का है, मतलब प्रभुत्व संपन्न का है, सोवरेन, SOB। देखो सोवरेन भी S से है और सोशलिस्ट भी S से है और सेकुलर भी SE से। पहले इन तीनों पे फोकस करते हैं ना। तो ओ तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद देखते हैं भी लास्ट में आता है ना। और इसका क्या है? C। तो इसका भी अल्फ़ाबेटिकली क्रम में लास्ट वाला है, तो इसको हम पहले रखेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा लिख दे सोवरेन। उसके बाद कौन सा आता है? सोशलिस्ट, क्योंकि यहाँ E है, E तो शुरुआत में आता है, E का क्रम 5वां है, O का क्रम क्या है? 10वां। तो ओ सोशलिस्ट पहले आएगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और सेकुलर। ये 3 तो हमने सेट कर दिए। कौन? ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा। ठीक है, ये सेट कर दिया हमने। उसके बाद देखते हैं हम कि बचे हुए डेमोक्रेटिक और एक होता है रिपब्लिक, 5 चीज़ें हैं ना। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में हम उनका क्रम क्या करते हैं, सिस्टम से लगाते, मतलब शुरुआत से कौन है, तो डेमोक्रेटिक आएगा और फिर रिपब्लिक आएगा। तो ये दोनों तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब हमने इन चारों को देखना है। नहीं, ये तो है भाई, डेमोक्रेटिक तो है, रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इनका क्रम लगाएं। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है सोवरेन, मतलब सोवरेन यहाँ कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कौन नंबर है? फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आता है सेकुलर, सेकुलर यहाँ कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। और डेमोक्रेटिक क्या है? दूसरे नंबर पे। तो इसका आंसर होगा 3142, 3142 इज 3142, 3142 इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। इसको ऐसे याद रखना इस क्रम में। ठीक है, आसानी रहेगी, नहीं तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, भूल जाता है आदमी। हम कोई मशीन तो है नहीं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट। भैया 42वां अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? ये सबसे पहले जानना चाहिए, 1976 में हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया उसको हमने इसमें देखना है। देखिए, सेकुलर जोड़ा गया, सोवरेन जोड़ा गया और सोशलिस्ट जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 134 है कोई? 1 और 3। सोवरेन पहले से था क्या? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द तो जोड़े गए यार। क्या ऑप्शन गड़बड़ हो गया क्या इसका? ये प्रश्न गलत टाइप हो गया क्या? जरा चेक करना जरा बुक में। एक बार हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो तीनों तो जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी था वो, हाँ। तो सोवरेन नहीं है ना, सोवरेन नहीं, वो इंटीग्रिटी है। ओके ओके ओके, कहाँ गया भाई तुम्हारा रबड़? एक बार बताऊँ, वो इंटीग्रिटी था सॉरी, मुझसे गलती हो गई यार, गलती मुझसे भी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 जुड़ गए। इसका मतलब क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हिंदी में क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ोगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, लेकिन अन्य भागों के रूप में स्वतंत्र रूप में इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही, कानूनी मान्यता, कानूनी रूप से उसे बाध्य थोड़ी ना। उसने लिखा है प्रस्तावना में क्या, प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है? कभी आपने नोटिस किया प्रियम्बल में क्या क्या लिखा है? हैं? अरे प्रियम्बल में जैसे लिखा हुआ है कि हम भारत को एक समाजवादी, प्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दो, हो चाहे ना हो, बात अलग है, लिखा तो है। जैसे न्याय लिखा हुआ, कितने न्याय लिखा है संविधान में? जस्टिस कितने लिखा हुआ है?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के जस्टिस लिखे हैं, क्या सभी को प्राप्त हैं? क्या वो कानूनी रूप से कोर्ट जा सकता है कि मेरे को आर्थिक जस्टिस नहीं मिला है, कि मेरे को सामाजिक जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक है नहीं जाता, क्योंकि उसमें कानूनी अधिकार है ही नहीं इसका। ये कोई बस लिखा है, ये एक माइंड मैप है कि सरकारों को ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों के राजनीतिक अधिकार दे, वो दे, लाना दे, पकड़ना दे, वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम क्या क्या है? स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता देता है हमें? विचार की स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी सोच लो यार, जो मन है सोच लो, सोचते ही तो है हम लोग, करते कहाँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास जो मान लो यार, जिसने भगवान मानना है मानो, जिसने न मानना है न माना। धर्म की स्वतंत्रता और उपासना, किसी भी प्रकार की उपासना करना है सबको स्वतंत्रता है भाई, ठीक है। ये प्रियम्बल देता है, लेकिन समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, और ये कानूनी रूप से इनका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए संविधान का ये एक भाग तो है, लेकिन अन्य भागों के रूप में स्वतंत्र रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की अभी देखो मैंने बोल रहा था ना, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। देखो, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। राइट आंसर कौन सा है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक क्या है? न्याय है, न्याय, स्वतंत्रता नहीं है। देखो एक बार, आर्थिक क्या है? न्याय है। न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबको न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना आदि की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य होगा? संघ में निम्नलिखित राज्यों का गठन का सही कालानुक्रमिक, कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा कब बना, ठीक है। इसमें आसान है आइडेंटिफाई करना वैसे, क्यों कि सबसे पहले बना नागालैंड है। नागालैंड कब बना? 1956। नागालैंड बना यार 1960 या नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963। नागालैंड 1963 है ना। 1963 में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये है ना, ये तीनों एक ही थे पहले ना। हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा बना, और पंजाबियों के लिए पंजाब बना, और पहाड़ी क्षेत्र लोगों के लिए हिमाचल बना। हिमाचल क्या काफ़ी देर तक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा। हरियाणा बना था इसी टाइम पे बना, 1966 है ना। और सिक्किम आपको पता ही है, सिक्किम इमरजेंसी के टाइम पे बना शायद, है ना, 75 या 76 है। सिक्किम कब बना? कभी सिक्किम का रिलेटेड ना प्रश्न बहुत बार आते हैं। सिक्किम बना था 75 में, तभी तो बोला इमरजेंसी के टाइम पे बना सिक्किम, अंडर द 36 अमेंडमेंट। ये भारत का 16वां राज्य था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य था, ठीक है। और अरुणाचल भी असम से अलग हुआ ना। अरुणाचल का जो बॉर्डर है, अरुणाचल बना 1987 में। इनको ना याद रख लेना अपना, कई बार पूछ लेता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। इसका बॉर्डर यहाँ क्या होता है? म्यांमार से, यहाँ चाइना के साइड से, इधर है भूटान की तरफ से। इन चीज़ों को याद रखना आप।
सिक्किम और अरुणाचल का आप मैप में ज़रूर अवलोकन कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया? ये तो भैया आंध्र प्रदेश है। 1953 भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी से बना था ने, कि मद्रास ही बोलते थे, जो कि आधुनिक तमिलनाडु है। जस्ट अ वेट, किसी का कॉल आ रहा है। हाँ, यस, हेलो, हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांति के कारण नागरिक शब्द को प्रमुखता मिली? ये फटाफट करते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति के तहत ही नागरिक शब्द का जन्म हुआ, ठीक है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? इसके संसद नागरिकता के कानून बनाती है, तो संसद द्वारा ही निर्धारित होती है। संसद ने ही 1955 का नागरिकता कानून बनाया, फिर 1919 में से दोबारा 2019 में अमेंडमेंट किया। तो ये देखिए, दोनों कानून किसने बनाए? संसद ने। तो संसद के पास एकमेव अधिकार है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी को उपलब्ध है? नागरिक और गैर नागरिक। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबको प्राप्त है, चाहे वो एलियन हो, चाहे कहीं का भी नागरिक हो, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक रूप से, ये अच्छा प्रश्न है यार। देखिए, भारत का राष्ट्रमंडल विधेयक आया था 1925। यह भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बनाया गया एक विधेयक था, जिसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। इसने एक गैर आधिकारिक संविधान का मसौदा तैयार किया। इसने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें भारतीयों के लिए स्वशासन तथा मौलिक अधिकारों का मांग की। इसने क्या? स्वशासन और प्लस मौलिक अधिकारों की मांग की। ठीक है। इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। इसने 7 मौलिक अधिकार मांगे। कितने? 7 मूल अधिकार मांगे। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं उन पर चर्चा करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू समिति की रिपोर्ट। नेहरू समिति का गठन हुआ 1928 में। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल और सचिव थे इनके ही पुत्र, घर घर खेल लेते भाई, ये जवाहरलाल, ठीक है। इस समिति ने भी मूल अधिकारों की बात की और उन्होंने टोटल 19 मूल अधिकार मांगे। इन्होंने सबसे पहले फ्रेंचाइजी, मतलब क्या बोलते हैं, वोटिंग का अधिकार भी मांगा था कि 21 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। ये भाई साहब है सप्रू समिति क्या है? 1945 में। ये भी मूल अधिकारों से जुड़ी हुई है। तो उपरोक्त सभी समितियाँ मूल अधिकारों से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती है? कौन सी स्वतंत्रता के अधिकार? तो फ्रीडम किस में? आर्टिकल 19 में। तो यहाँ पे सभा करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, मतलब मीटिंग करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है भाई, आर्टिकल 25 में है। तो ये आंसर है राइट। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में है कि आपको भगवान के साथ जैसा रिश्ता कायम करना है, अपने परमात्मा के साथ जो भी करना चाह रहे हो, मतलब माँ बेटे का, चाहे दोस्त का, किसी भी प्रकार का आपके पास छूट है। आवागमन की स्वतंत्रता 19 में प्राप्त है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 में प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के तहत सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है? आरटीआई एक्ट 2005 में आया। ये किस मूल अधिकार के तहत है? ये किसके तहत है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
है ना। अभिव्यक्ति के बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत तो आता है ये 19 के तहत क्या है, ये 19 के तहत है ना। और गर्मिया में जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है 21 में है, इसके तहत क्या आता है आपको, बहुत सारे इसके तहत तो अपार जो करो, पर RTI क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। ठीक है, आगे बढ़े। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संचालन निलंबित होता रहता है। अनुच्छेद 19 है, युद्ध या बाह्य आक्रमण। जब आंतरिक विद्रोह होगा, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होगा तब नहीं, विद्रोह पर नहीं होगा। ठीक है, उस समय अनुच्छेद 19 सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन इस पे होगा जब बाह्य आक्रमण होगा। ठीक है, अगला देखो, भारत का संविधान मान्यता देता है, भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक लोगों को भी मान्यता देते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट खोले, भाषाइयों को भी अपने लिपि का संरक्षण करें, अपने विद्यालय खोले, इनको मान्यता देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हार्बियस कॉर्पस, यह न्यायालय द्वारा उस प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना कानूनी औचित्य के आधार पर हिरासत में रखे जाने का आरोप। किसी को भी कोई हिरासत में नहीं रख सकता है बिना आरोप के, या कोई कहीं भी कोई संस्था हो, कोई भी है किसी को, ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकते हैं। स्टेटमेंट A1 इज़ करेक्ट। यदि हिरासत में रखने का कोई कानूनी औचित्य मतलब बिना कानून के हिरासत में रखा है पुलिस ने किसी को, तो व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया था। दोनों इज़ करेक्ट। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी होती है। ठीक है, कितनी प्रकार की रिट है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? नंबर 1 इज़ हेबियस कॉर्पस, सेकेंड 1 इज़ मैंडामस, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें। थर्ड 1 इज़ प्रोहिबिशन, फोर्थ 1 इज़ सर्टोरियर, लास्ट 1 इज़ कुवारंटो। देखिए, जो ये 2 रिट है, ये क्या है, जुडिशियल किस्म की है, मतलब ये न्यायालयों के लिए होती है। ठीक है, और बाकी ये सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी होती है। बाकी हार्बियस कॉर्पस किसी संस्था के लिए भी जारी हो सकती है, किसी के लिए। इन पर मैं अगले दिन करूँगा विस्तृत चर्चा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार। अगर कोई किसी प्रश्न के आंसर में कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट ज़रूर करना।